नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री सीमेंट के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न तो कांग्रेस और न ही समाजवादी पार्टी ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को अपनाया। उनके शासनकाल में देश पिछड़ गया, गरीबी बढ़ी, अराजकता पनपी और व्यापारी के साथ बेटियां असुरक्षित महसूस करने लगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एटा में श्री सीमेंट का प्लांट क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देगा और उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत माता की श्री सीमेंट के इस नए प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन कुमार डेविड जी, सतपाल सिंह राठौर जी, वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधान परिषद सदस्य श्री आशीष यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, श्री सीमेंट के चेयरमैन श्री हरिमोहन बांगुर जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज अखौरी जी, आज के इस कार्यक्रम में श्री सीमेंट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, एटा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, एटा को आज उत्तर प्रदेश शासन की डबल इंजन की सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत श्री सीमेंट के रूप में एक नई उपलब्धि आज हासिल हो रही है। इस नए निवेश को जमीनी धरातल पर उतरने और इसके शुभारंभ के अवसर पर संपूर्ण एटावासियों को, बांगर परिवार को, श्री सीमेंट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। और यही होता था यहां पे। लेकिन अब
एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। परिणाम है आज यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है, एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के मां के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए, और इसके बाद जहां जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने स्वयं के लोग स्थापित किए होंगे, वहां के व्यापारियों को भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए श्री सीमेंट ने एक अवसर दिया है। ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता, और यही है विकसित भारत की आधारशिला, यही है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बचपन देखा होगा, तब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था। यानी अगर आपकी पहुंच है तो एक बोरा सीमेंट किसी प्रकार से मिल पाती थी। ये कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था, लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे। विकास कैसे होता? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई, न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और उस अराजकतापूर्ण माहौल में, दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? ये नहीं हो पाता था। याद करिए, जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से लेकर के 1960 तक यह देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी।
छठी अर्थव्यवस्था थी। उससे पहले जब हम 17वीं सदी में जाते हैं, 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के लिए, अपनी भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश जब हम लोग आए थे 2000। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीदेव कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीदेव कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह जी ने अपने जीवन काल में हमेशा जनता के हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। अलीगढ़ के विकास कार्यों और प्रदेश की राजनीति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जितिन प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय कलराज मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सरदेव बाबूजी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबूजी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत
जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहन और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबूजी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबूजी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहन और भाई, गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। थाना फेज 3 पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वंचित और 15,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मुखबिर की सूचना और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर ये कार्रवाई की गई। इस दौरान आरोपी शहजाद उर्फ मनीष को गाजियाबाद के शालीमार्ग गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, आरोपी पर कई थानों में चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं और गिरफ्तार आरोपी का एक संगठित गिरोह था जो टावरों से उपकरण चोरी कर अवैध संपत्ति अर्जित करता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 15,000 का इनामिया गैंगस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूरे गिरोह की तलाशी के लिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।